जैसा कि आप अपनी तालीमी कैरियर में आगे बढ़ते रहते हैं, ये ज़रूरी है कि आपकी पढ़ने की पेचीदगियों के साथ साथ आपकी पढ़ने की महारतें भी बेहतर हों। आप इस वीडियो में सीखेंगे कि स्टडी हैबिट कुछ ऐसी भी होती हैं जिनसे आपको बचना होता है। अगर आप ऐसे मज़ामीन में जद्दोजहद कर रहे हैं जो दूसरी नेचर के होते हैं या महसूस होते हैं और उनकी आपको समझ नहीं आ रही और आप उनमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बैड स्टडी हैबिट्स की वजह से होता है जिनके ऊपर आपने तनकीदी नज़र डालनी है। स्टडी की कुछ ऐसी नाकस आदत जिनसे आपको बचना चाहिए, उनमें रात भर मोबाइल में लगे रहना, पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन पैदा करने वाली जगहों का इस्तेमाल तो है ही है। इसके अलावा भी कुछ बैड हैबिट्स हैं जिनको हमें यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है। हम सब की स्टडी हैबिट्स मुख्तलिफ होती हैं। कुछ मौसर हैं क्योंकि तलबा उनके ज़रिए तालीम की सीढ़ी पर चढ़ते ही जाते हैं, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज़ के ज़रिए कुछ ना कुछ सीखते रहना, जबकि दूसरी आदत दरअसल आपके सीखने के लिए अच्छी नहीं होती बल्कि नुकसानदेह होती हैं। आपके पढ़ने का तरीका आपकी तालीमी रफ्तार को बरकरार रखने के काबिल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप मुताला में बहुत ही ज़्यादा वक्त सर्फ करते हैं लेकिन फिर भी कम कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, तो आपको ये यकीन हो जाना चाहिए कि आप मुताला की ख़राब आदतों में घिरे हुए हैं। अब ऐसी वो कौन सी आदतें हैं जिनसे हमें मुकम्मल अवॉइड करना चाहिए, चले देखते हैं। नंबर 1, स्किपिंग क्लासेस। अगर आप क्लास में नहीं जाते तो आप कई घंटे नोट्स कॉपी करने और दोस्तों से उन लेसन्स के बारे में पूछते हुए गुजारेंगे जो आपने मिस किए हैं। हर क्लास में शामिल होने के लिए बहुत ज़्यादा नज़्म ज़ब्त और अज़म की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप बाकायदगी से क्लासेस छोड़ते हैं तो आपको शुरू से सबक पढ़ना और सीखना पड़ेगा, जिससे आपके लिए बेहतर ग्रेड नहीं आ सकते बल्कि आपके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। हर कोने से दबाव होता है, दबाव पैदा करने वाले तबके, वालिदैन और हमारी सोशल लाइफ, ये सब हमारी जद्दोजहद में हिस्सा डालते हैं। इन मसाइल के अलावा स्टूडेंट्स कर्जों के अंदर दबे होते हैं। कॉलेज जाने की ज्यादा कीमत कॉलेज की जिंदगी पर नुमाया असर डालती है और एक स्टूडेंट को पढ़ाई से पीछे हटना पड़ता है बगैर कुछ हासिल किए। अगरचा आप अपनी तालीम के साथ साथ काम को भी जारी रख सकते हैं ताकि तालीम हासिल करने का सिलसिला यूं ही चलता रहे। स्टडिंग विद रॉन्ग फ्रेंड्स। गलत दोस्तों के साथ पढ़ना। मिसाल के तौर पर आप अगले हफ्ते टेस्ट के लिए चंद करीबी क्लास फेलोज को मदऊ करने का फैसला करते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप सारा दिन की एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं, शुगल लगाते हैं, एक दूसरे के साथ इंडोर गेम्स भी खेलते हैं और इंतहाई गहरे राज यानी सीक्रेट्स को भी शेयर करते हैं और फिर उन पे हंसते भी हैं। ये सब कुछ सुनकर ही बड़ा अच्छा लग रहा है ना आपको? हो सकता है ये अच्छा हो, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि आपने पढ़ाई नहीं की। यहाँ पे ऐसे दोस्तों से आपको दूर रहना चाहिए। आपके कुछ दोस्त बेहतरीन लोग हो सकते हैं जिनके साथ वक्त गुजारना तो अच्छा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये वो बेहतरीन लोग हैं जिनके साथ मिलकर आपको पढ़ना है। किसी ऐसे ग्रुप या फर्द के साथ मुताला करने की कोशिश करें जो आपसे मिलकर आपको बेहतर से बेहतर करने की तरगीब दे। अच्छे स्टडी पार्टनर्स का होना सीखने में बहुत ज़्यादा मदद देता है, ख़ास तौर पर अगर आप एक दूसरे से सवाल जवाब करें, एक दूसरे का टेस्ट लें, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हो जाएगा। क्रैमिंग ऑल द नाइट। सारी रात रट्टा लगाते रहना। जब मिड टर्म और इम्तहानात होते हैं, वक्त की कमी एक आम सा मौजू लगता है। टर्म के दौरान स्टूडेंट दूसरी जिम्मेदारियों, कामों और समाजी सरगर्मियों यानी सोशल लाइफ को अक्सर तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट के पास इम्तिहान से पहले पढ़ने के लिए सिर्फ चंद घंटे रह जाते हैं। ये कंडेंस घंटे स्टूडेंट्स को सारी रात गुजारने की तरफ ले जा सकते हैं, जो वक्त के साथ साथ उनकी नींद के अंदाज पर भी मनफी असरार डाल सकते हैं। स्टूडेंट को इम्तिहान से पहले आराम की ज़रूरत होती है क्योंकि नींद दिमागी अमल में मदद करती है और दिन में सीखी गई मालूमात को बरकरार रखती है। नींद के दौरान जो भी आपने सारा दिन पढ़ा होता है वो दिमाग में अरेंज और स्टोर हो जाता है। ये तब बहुत अहम हो जाता है जब स्टूडेंट्स को वाकई कोई तफसीली सवाल याद करना हो। नींद के बगैर लॉन्ग स्टडी सेशन नुकसानदेह हैं क्योंकि दिमाग सिर्फ मालूमात के जनरल एस्पेक्ट्स को ही बरकरार रख सकेगा। दूसरी तरफ कई छोटे स्टडी सेशन तलबा को ज़ेरे मुताला सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद तफसीलात को बरकरार रखने की इजाज़त देते हैं। यहाँ पे मैं एक मिसाल ऐसे स्टूडेंट की दूंगा जो एक मैथ का स्टूडेंट है। हर रोज़ वो मैथ का लेक्चर अटेंड करता है, लेकिन उसका ध्यान भी उस वक्त लेक्चर के अंदर नहीं होता और साथ ही साथ जब वो घर आता है तो अपने उसी काम को जो उसके टीचर ने उसको दिया होता है कि ये आपने
अपने सवाल क्वेश्चन घर से सॉल्व करके लाने हैं वो उनको सॉल्व नहीं करता। मिसाल के तौर पर एवरेज अगर एक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन 25 हैं तो वीक के एंड पे वही क्वेश्चन बढ़ के 100 से ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर जब आप उनको करने बैठेंगे तो होगा ये कि 5 या 6 मिनट के अंदर एवरेज वो एक सवाल हल हो पाएगा और आप ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे और एट द एंड आपका दिमाग थक जाएगा और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो काम आपको मिले कोशिश यही होनी चाहिए आपकी कि आप उसको साथ साथ निपटाते जाएं, ताकि छोटे छोटे चंक्स इकट्ठे होके आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज साबित हो जो कि आपके टेस्ट में मदद दे। नंबर 4, अवॉइडिंग इश्यूज विद डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा होनहार तालिब इल्म को आखिरकार एक ऐसे मजमून का सामना करना पड़ेगा जो कुदरती तौर पर उसे नहीं आता, लेकिन कामयाब स्टूडेंट पहली बार मुश्किल का सामना करने पर हिम्मत नहीं हारता। ये दावा करना कि आप सिर्फ रियाजी में ख़राब हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में आपकी कारकर्दगी बेहतरीन है तो इससे आपको ए ग्रेड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे और इसके लिए चाहे आपको अपने दोस्त से भी पूछना पड़े तो आप उससे लाजमी पूछें और इसके अंदर ईगो इशू को इन्वॉल्व ना होने दें, क्योंकि ईगो हमारे नॉलेज हासिल करने में सबसे बड़ी हर्डल है। मदद की बेहतरीन शक्ल पहचाने जो आपको मुश्किल सब्जेक्ट समझने में मदद दे सकते। मिसाल के तौर पर अगर आपको ऐसा लगता है कि यूट्यूब के ऊपर कोई एक ऐसा टीचर है जिसकी आपको बहुत अच्छे से समझ आती है तो आप उसका लेक्चर सुन लें, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इस चैप्टर का इस सब्जेक्ट का टेस्ट दे देंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगा तो आप टेस्ट दे दें, या अपनी क्लास ख़त्म होने के बाद अपने टीचर से एक्स्ट्रा टाइम लेके उस चीज़ को समझने की कोशिश करें और उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में अपनी तसल्ली करें ताकि आप उस सब्जेक्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें, क्योंकि जब भी आपका रिजल्ट बनेगा वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो उसको इम्प्रूव करने के लिए। नंबर 5, डिस्ट्रैक्टेड बाय स्मार्टफोन। आजकल स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड हैं वो है सेल फ़ोन। सेल फ़ोन के अंदर ऐसी ऐप्स गैजेट्स आ चुके हैं, ऐसी गेम्स आ चुकी हैं जो बच्चों को स्टडी की तरफ जाने ही नहीं देती। स्टूडेंट एक दफ़ा जब उन ऐप्स को खोल बैठते हैं तो उनको खुद भी पता नहीं चलता कि वो प्रोक्रास्टिनेट करते करते उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वक्त का वो उसके अंदर गुजार दिया है। अपनी असाइनमेंट करते वक्त या किसी प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त क्या आपने हर 5 या 4 मिनट के बाद अपने फ़ोन को चेक करने की शदीद ख्वाहिश जाहिर की है? अक्सर ऐसा भी होता है कि हम अपना सेल फोन साइड पे भी रख देते हैं, लेकिन बार बार हम अपने उस सेल फोन को देखते रहते हैं। लेकिन हमें पता भी है कि जब भी कोई मैसेज आएगा तो इसकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी, हम फिर भी बटन दबा के खुद देखते हैं कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। और ये मसला तकरीबन हर किसी के साथ ऐसा होता है कि बार बार आप अपने सेल फोन की तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपना सेल फोन जो है वो उसको किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे वो आपको नजर ही ना आए। स्मार्टफोन से मशगूल होना यानी उसमें बिजी हो जाना तलबा को अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दिलाने में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। चाहे ये पैगामात चेक करना हो या सोशल मीडिया। आप में से कुछ लोग बहस कर सकते हैं कि मुताला करने में एक खास वक्त गुजारने के बाद अपने आप को इनाम देने के तौर पे आप सेल फोन में थोड़ा सा टाइम गुजार लें। लेकिन मसला ये आता है कि जब आप एक दफ़ा सेल फोन को पकड़ते हैं तो फिर आपको ही पता नहीं चलता कि आपने उसमें कितना टाइम गुजार दिया है। ये सिर्फ आपके लिए स्टडी पर फोकस करना मुश्किल बनाता है और कुछ भी नहीं। बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करने की कोशिश करें और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपने कितना काम कर लिया अगर आप खुद से सिर्फ मोबाइल फ़ोन को ही दूर कर देते हैं तो। सर्वाइविंग ऑन जंक फूड। आप वही हैं जो आप खाते हैं। वक्त की कमी, कमज़ोर हौसला अफजाई या इल्म की कमी खाने की ख़राब आदत का बाइस बन सकती हैं। जिस्म को अपने रोज़मर्रा काम करने के लिए तवानाई के अच्छे सोर्स की ज़रूरत होती है। एक फ़र्द जो सही ग़िज़ाई अज्जा का इस्तेमाल नहीं करता वो ज़्यादा तेज़ी से थक जाएगा, जो कि उनके फोकस करने और पढ़ने के तरीके पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है। खाने में सबसे बड़ी गलती जो तलबा अक्सर करते हैं वो ये है कि वो रात को अच्छा खासा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि उनको कुछ ही देर के बाद नींद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा स्टमक उस खुराक को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है और उसके लिए रेस्ट यानी आराम करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपने खाना खाना ही है तो पढ़ने से तकरीबन 1-2 घंटे पहले खाएं ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और अगर आपको लगता है कि रात को आपको हल्की फुल्की भूख लग सकती है तो उसके लिए बहुत ही मामूली सी चीज़ें रखें जिससे आपका पेट बहुत ज़्यादा ना भर जाए। ब्रेक फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़। जिस्मानी सरगर्मी के लिए वक्फा निकालें। मुताला की बुरी आदत को तोड़ने के लिए यकीनी तौर पर जिस्मानी सरगर्मी की ज़रूरत होती है, यानी आप फिज़िकल एक्टिविटी करें। आप अपने मकसद को खोए बगैर कंप्यूटर के सामने या अपनी नाक के साथ किसी किताब या रसाले में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा सकते।
आपके जिस्म को उतनी ही स्टिमुलस की ज़रूरत होती है जितनी कि आपका दिमाग तेज़ रहने के लिए हासिल करता है। इसलिए हर 20 या 30 मिनट बाद उठें और चहलकदमी के लिए चले जाएं या किसी दूसरी किस्म की जिस्मानी सरगर्मी को शामिल करें। ये आपके दिमाग को तवील अरसे तक चौकन्ना रखने में मदद देगी। पुअर एनवायरनमेंट। अगर मेरी बताई हुई ये सारी चीज़ें अगर नाकाम हो जाती हैं तो फिर मसला आपके एनवायरनमेंट में आ रहा है। अपनी सराउंडिंग को तब्दील करने की कोशिश करें। यकीनी बनाएं कि आप आरामदेह हैं, अच्छी रोशनी है वहाँ पर, अपने पास पानी रखें। आखिर में अपनी मेज़ को साफ़ और मुनज़्ज़म रखने की कोशिश करें। उस पर जो चीज़ें हैं उनको डिसिप्लिन में रखें। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी मेज़ के ऊपर पड़ी होना बहुत ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर हाइलाइटर, स्टिकी नोट्स, एक्स्ट्रा पेन एंड पेंसिल, तमाम ज़रूरी फोल्डर्स और नोटबुक वगैरह। पढ़ते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि आप कहीं अपने सोने वाले बिस्तर के ऊपर बैठ के ना पढ़ रहे हो। उससे होगा ये कि आपके दिमाग को ये मैसेज मिलना शुरू हो जाएगा कि आप शायद सोने की तरफ जा रहे हैं। पढ़ने का जो बेहतरीन सेटअप है वो ये है कि आपकी एक टेबल हो और उसके साथ एक कुर्सी हो और एक अच्छी रोशनी हो, ताकि आप ट्रिगर रहें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहें। हैविंग अ स्टडी रूटीन। स्कूल और कॉलेज में एक तवील दिन गुजारने के बाद आप में से बहुत से लोग घर जाने के बाद आखिरी चीज़ जो करना चाहते हैं वो घंटों तक पढ़ना, क्योंकि स्कूल और कॉलेज ऑफ होने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि यार आज घर पहुंचते ही रेस्ट करने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ना है। जब आप घर पहुंचते हैं तो आप रेस्ट करने के चक्कर में अब प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि आपने जो रेस्ट 15 मिनट में करनी थी वो 2 घंटे की हो जाती है, और 2 घंटे के बाद आप पढ़ते नहीं है बल्कि किसी और एक्टिविटी में बिजी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 2 घंटे बाद पढ़ने का ज़हन बनाया, लेकिन बाहर आपका दोस्त आपको बुला लेता है और आप खेलने चले जाते हैं। और शाम को जब आप वापस आते हैं तो आप इतने थक जाते हैं कि आप रेस्ट करने के चक्कर में और 2 घंटे ज़ाया कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि आपने जिस टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ना था, आपने अपना टाइम मैनेज ही नहीं किया और आपका बहुत ज़्यादा टाइम एक ही तरह की एक्टिविटी में ज़ाया हो गया, जिसकी वजह से अब आपके पास पढ़ने के लिए जो टाइम बचता है वो इंतहाई कम होता है। और इसमें आपने अपनी नींद को भी पूरा करना होता है ताकि आप सुबह के दिन उठ के दोबारा स्कूल जा सकें। ताम इम्तिहान के लिए मुताला करते वक्त या किसी असाइनमेंट को मुकम्मल करते वक्त आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहने के लिए वक्त दरकार होता है, ताकि आप उस दिन जो कुछ करना चाहते हैं उसे पूरा करना आसान हो। इसलिए ये ज़रूरी है कि स्टडी रूटीन ना सिर्फ अपने वक्त का इंतज़ाम करने के लिए हो, बल्कि आपको अपने सीखने के उस अमल को जारी रखने के लिए भी मदद दे। जितना आपका काम ऑर्गेनाइज होगा उतना ही आपके लिए ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी। प्रोक्रास्टिनेशन यानी ताख़ीर करना हर चीज़ के अंदर। कुछ लोग दबाव में यानी प्रेशर के अंदर बहुत ही अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब बात पढ़ाई की होती है तो प्रोक्रास्टिनेशन लोगों की बदतरीन आदत में से एक है। हम कामों को पूरा करने के लिए दरकार वक्त का ज़्यादा अंदाज़ा लगाते हैं और बाद में पढ़ाई को मौखर करते हैं, जिसके नतीजे में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर एक एग्जाम्पल दी थी मैथ वाली, कि अगर आप डेली बेसिस पे काम नहीं करते और आप ये समझते हैं कि मेरे पास पूरा हफ्ता है और मैं किसी दिन बैठ के ये सारे क्वेश्चन कर लूँगा, लेकिन आपसे ये हो नहीं पाता और वक्त जब आता है टेस्ट का तो आप जब इकट्ठे उन सवालों को करने बैठते हैं तो आपके लिए मुमकिन ही नहीं हो पाता कि आप उन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें। फिर एट द रिजल्ट क्या होता है कि आपका वही टेस्ट उसी चैप्टर का अच्छा नहीं हो पाता। प्रोजेक्ट हो या कोई असाइनमेंट, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें और हर हिस्से को मुकम्मल करने के लिए एक तारीख दें कि मैंने ये काम इस तारीख को लाजमी करना है, और फिर ये यकीनी बनाएं कि आप इस तरीके पर अमल भी कर रहे हैं। अगर आप इस पे अमल कर जाते हैं तो होगा क्या कि आपके सारे काम भी सही होंगे और आपके प्रोजेक्ट भी टाइम पर मुकम्मल हो सकेंगे। वैसे अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन के मतलब मजीद समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप ऊपर आई बटन में जाके वहाँ पे क्लिक करके प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर डिटेल वीडियो देख सकते हैं, और उस वीडियो के अंदर आप सीख सकेंगे कि वो कैसे कौन से मेथड्स हैं जिनको अपनाने के बाद आप प्रोक्रास्टिनेशन से बच सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आप भी इसी तरह की किसी बैड हैबिट के अंदर मुब्तला हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो के मतलब भी पता चल सके और आप मज़ीद इन चीज़ों के मतलब सीख सकें। सो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।